क्या लगता है आप लोगों को संयुक्त परिवार मूलतः अच्छे होते हैं या एकल परिवार अच्छे होते हैं? आप मुझे बताइए, क्या एनएफएसए और एमएसपी में कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन है? विमल वसई और लूण वसई वैश्विक स्तर पर पहचाने जाते हैं, क्यों? Hi, Gavan sir. हाँ जी, बैठिए। Yes. Thank you, sir. Thank आप अपना परिचय दीजिए, अपना नाम और पहचान ना बताते हुए। हाँ, मैं मूलतः नीमाज गांव चैतारण तहसील ब्यावर से बिलोंग करता हूँ। मेरी पढ़ाई कुछ गांव से हुई है और जैतारण से हुई है और बाकी मैंने 12th बालोतरा से की है। मेरी ग्रेजुएशन नॉन कॉलेजिएट के रूप में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से हुई है, बीएससी के रूप में। 2017 में मैंने वीडियो के रूप में ज्वाइन किया था जैतारण से और 2024 में आरएएस एलाइड सर्विस में एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर के पद पे मैं बालोतरा कार्यरत हूँ। रविंद्र, एक बात बताइए, आपने कहा कि आपकी मूलतः जो शिक्षा हुई है वो ग्रामीण क्षेत्र से हुई है और अभी आप जो कार्य कर रहे हैं वो बालोतरा एक शहर में कर रहे हैं। ग्रामीण जीवन और शहरी जीवन में क्या अंतर, मूलभूत अंतर देखने को मिले? सामाजिक बुनियादी तो हमें पता ही है, सामाजिक अंतर क्या है? सामाजिक रूप से देखें तो एक तो संयुक्त परिवार ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा है ठीक और है। वहीं शहरी क्षेत्र में वो एकल परिवार हो जाता है। और इसके अलावा जो मूल संस्कृति जो कहते हैं अपन, वो अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरों की बजाय काफ़ी ज़्यादा परिपक्व अवस्था में अभी भी है वहाँ पे। ठीक है। मूलतः कृषि, यदि रोजगार देखें तो लोग कृषि के क्षेत्र में ज़्यादा वहाँ पे हैं। क्या लगता है आप लोगों को संयुक्त परिवार मूलतः अच्छे होते हैं या एकल परिवार अच्छे होते हैं? संयुक्त परिवार ज़्यादा बेहतर होता है सर, ज़्यादा बेहतर मेरे होता है। मायने में। अगर एक स्त्री के दृष्टिकोण से देखा जाए तो उनके दृष्टिकोण से भी जहाँ तक मुझे लगता है अच्छे होने चाहिए। संयुक्त परिवार में नियम बने किसके लिए? पूरे परिवार के लिए सर, क्या होता है संयुक्त परिवार? जिसमें 2-3 पीढ़ियाँ एक साथ रहती है ठीक। जी, और मूलभूत अंतर? और सभी परस्पर सहयोग करते हैं सर। कुल मिला के मतलब समाज बना इसलिए रहा ताकि यदि मतलब सुख के समय में तो समाज की ज़रूरत नहीं होती है, यदि दुख है तो समाज चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को कि एक संयुक्त परिवार में एक इकाई होती है जिसे कहते हैं कर्ता, अच्छा था, उसकी भूमिका क्या है? सॉरी सर, मेरे ध्यान में नहीं है। ठीक है रविंद्र, एक बात बताइए, आपकी भूमिका क्या है अभी एनफोर्समेंट इंस्पेक्टर के रूप में? जी सर, मेरी ये डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सिविल सर्विसेज के अंदर एक पोस्ट है जिसका मूल काम होता है खाद्य सुरक्षा जो चल रही है एनएफएसए एक्ट के तहत, उसका प्रबंधन क्रियान्वयन करना, निगरानी रखनी। इसके अलावा एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत कुछ शक्तियाँ दी गई है जिसके तहत हम एलपीजी और बायोडीजल इन पे निगरानी रखते हैं। इनके अलावा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 इसके तहत पावर्स दी गई है। हालांकि वो अभी फील्ड लेवल पे इतनी नहीं दी गई है, लेकिन उस एक्ट का क्रियान्वयन हमारे विभाग के अंदर ही है। आप एक बात बताइए कि हम 80 करोड़ लोगों को जी सर। मुफ्त अनाज बांटते हैं और डेटा ये कहता है कि पिछले 9 वर्षों में हम लगभग 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाल चुके हैं। आपको नहीं लगता है कि ये दोनों का आपस में इन दोनों फैक्ट्स का समन्वय नहीं है? एक तरफ 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त अनाज बांटना, एक तरफ 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालना, नहीं ये आपस में मैच नहीं करती हैं। सर, 25 कहाँ तक करोड़ सीमित है आप? जी, 25 करोड़ जो बाहर निकले वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के उसके थ्रू नहीं, जो डेटा आया है वो वहाँ का है। और मूलभूत अनाज जो है वो तो सर मूलभूत बेसिक नीड है। तो आपको लगता है कि 80 करोड़ लोग जिनको अनाज दिया जा रहा है उनको बांटने की आवश्यकता है ही? सर है, अभी भी है। हालांकि कुछ एक्सक्लूजन्स है जो इनको नहीं मिलना चाहिए, पर फील्ड लेवल पे जब देखें अपन तो इनका जो क्रियान्वयन और जो चयन करता समितियां होती है उनके पावर्स थोड़े आंकड़ों कम का है। अभाव नहीं लगता आप लोगों को? सॉरी सर, आंकड़ों का अभाव नहीं लगता आपको? नहीं आंकड़े सर इसमें 80 करोड़ को तो दिया ही जा रहा है, लेकिन हो सकता है गरीबी के स्तर पर हमने वो सर्वे वापस नहीं करवाया है जो होना चाहिए। ठीक है। आप मुझे बताइए, क्या एनएफएसए और एमएसपी में कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशन है? जी मैम, एमएसपी के तहत तो सरकार धान अनाज का ग्रहण करती है और उसी का बंटवारा लोगों में वितरण एनएफएसए के तहत किया जाता है। आपकी इस पर क्या राय है कि जो एनएफएसए के अंतर्गत अनाज दिया जाता है उसमें मोटा अनाज भी शामिल करना चाहिए जी मैम, या बिल्कुल। शामिल जैसे किया जा रहा है? किया जा रहा है इस संबंध में तो मेरे ध्यान में नहीं है कि अभी स्टार्ट हो गया है, लेकिन ज़रूर किया जाना चाहिए। जैसे इसमें क्षेत्रीय भूमिका बढ़ानी चाहिए, जिस क्षेत्र को जिस हिसाब का अनाज बेहतर होता है, जैसे राजस्थान के लिए मोटा अनाज अच्छा है तो वो ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। इस शुद्ध के लिए युद्ध क्या है?
शुद्ध के लिए युद्ध अभियान मैम 2019-20 में शुरू हुआ था, जिसमें मिलावट को रोकने के लिए टीम्स गठित की गई थी, जिसमें मेडिकल, पुलिस और हमारे डिपार्टमेंट से भी एक ऑफिसर हो जाते थे और वहाँ से सैंपलिंग कलेक्ट की जाती थी एफएसओ के द्वारा, और फिर उनको मिलावटखोरी रोकने के लिए अभियान था ये। खराब पनीर को कैसे पहचानेंगे? हम खराब पनीर को, हालांकि ये मेरे विभाग का तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान है मुझे, आयोडीन टिंचर यदि यूज़ किया जाए उस पर तो उसका रंग काला पड़ जाता है, तब वो खराब होता है। अच्छा, ये बताइए कि जो डोमेस्टिक सिलेंडर है जी, वो कहाँ-कहाँ पर यूज़ कर सकता है और कहाँ-कहाँ नहीं कर सकते? हम डोमेस्टिक सिलेंडर सिर्फ घरेलू जगह पे ही यूज़ कर सकते हैं, जिसके नाम का है वहीं उसी के घर में, जिस एड्रेस पे है उसी घर में होना चाहिए, और ये अपराइट पोजीशन में रहने चाहिए। व्यवसायिक कमर्शियल से यूज़ में, या किसी शादी समारोह में, फंक्शंस में, या उस एड्रेस पर जिस पर वो अलॉट हुआ है उसके अलावा कहीं है तो वो इलीगल है। कमर्शियल और डोमेस्टिक सिलेंडर में क्या फ़र्क है? हम कमर्शियल सिलेंडर मूलतः 19 किलो गैस आती है और डोमेस्टिक में 14 किलो आती है। इसके अलावा कमर्शियल जो सिलेंडर होते हैं उन पे जीएसटी ज़्यादा होती है, जिस कारण वो महंगे होते हैं। हालांकि महंगे होते हैं, इस कारण उनका दुरुपयोग करके, रिफिलिंग करके घरेलू से व्यावसायिक में बेचे भी जाते हैं। क्या उसके बनावट में या कोई चेंजेस होते हैं? नहीं मैम, इनके साइज में वेरिएशन होता है, बाकी बनावट सेम ही होती है। सेम होती है। ब्यावर को ज़िला बनाया गया है, इसके समर्थन में मुझे 4 रीज़न्स दीजिए अपनी तरफ से। जैसे ब्यावर में अभी 4 ब्लॉक्स जोड़े गए हैं, चैतारण, रायपुर, मसूदा और बदनौर। तो यदि हम जैतारण की आखिरी पंचायत की पाली से दूरी देखें, वो लगभग 150 किलोमीटर थी, तो भौगोलिक दूरी काफ़ी ज़्यादा थी, जिस कारण लोगों को दिक्कतें होती थी। इसके अलावा ये पूरा जो एरिया वो मगरा क्षेत्र है। तो पहले पाली जिले की 2 पंचायत समिति थी, वही मगरा थी, बाकी सब अलग क्षेत्र था। अब जो चारों ब्लॉक्स है वो चारों ही मगरा क्षेत्र है। हाँ, इसके अलावा यहाँ के जो इंडस्ट्रीज़ है, मूलतः सीमेंट इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है, जो इन चारों जगह पे काफ़ी अच्छी फैली हुई है। और ब्यावर इनके सेंटर में और ये चारों इनके आसपास है। तो लगभग हर ब्लॉक की दूरी 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। ब्यावर में पर्यटन स्थल कौन-कौन से हैं? हम ब्यावर में एक जैसे अपन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टॉडगढ़ रावली, उसका कुछ हिस्सा ब्यावर में आता है। इसके अलावा मगरमंडी माता का मंदिर है, बिराटिया में रामदेव जी का मंदिर है, और जियोग्राफिकल रूप से देखें तो जियो हेरिटेज साइट्स है, सेंदड़ा और बर कॉन्ग्लोमेरेट, वो देखने लायक है। सर, जितेंद्र जी, आप ब्यावर ज़िले से संबंधित है। ब्यावर की स्थापना के बारे में मुझे कुछ बताइए। सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ। इस नवगठित जिले में कुल तहसील कितनी है? सर 6 तहसील, उपखंड उपखंड 4 है। 4 हैं। वर्तमान में जिला कलेक्टर एलएन मंत्री थे सर, एक्चुअली मैं अभी बालोतरा पोस्टेड हूँ, तो मेरा इतना नॉलेज में नहीं है सर। बालोतरा भी शायद एक नया जिला बना हाँ, है। बालोतरा जिला है सर। बालोतरा के महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल बता दीजिए। बालोतरा में सर सबसे पहले जैन मंदिर के लिए फेमस है नाकोड़ा भैरव मंदिर। राजपुरोहित समाज का सबसे बड़ा आसोतरा धाम वहीं पे है। खेड़ रणछोड़ राय मंदिर है वहाँ पे। इसके अलावा नागानाराय माता का मंदिर है, और जसोल रानी भटियाणी जी माता जी का मंदिर है। राजस्थान का जैन परंपरा से एक संबंध जो है वो काफ़ी समृद्ध रहा है। आपके दृष्टिकोण से कैसे आप इसे सिद्ध कर पाएंगे? जी सर, जैन मंदिर जैसे 15वीं शताब्दी में बना हुआ रणकपुर जैन मंदिर हमारे यहीं है, और 11वीं-12वीं शताब्दी के माउंट आबू के विमल वसी, लूण वसी, ये जो मंदिर है वो हमारे यहाँ है। विमल वसई और लूण वसई वैश्विक स्तर पर पहचाने जाते हैं, क्यों? सॉरी सर, ध्यान में नहीं अच्छा है। जी। और सर बेसिकली मतलब जैन जो जनसंख्या है वो शुरू से यहाँ पे रह रही है, तो उस हिसाब से उनका प्रमोशन भी अच्छा हुआ है। कुछ प्रमुख संत हुए हैं जो राजस्थान की धरा से, जैन संत? सॉरी सर, ध्यान में नहीं है। राइजिंग राजस्थान समिट हुआ जी। और वर्तमान में विपक्ष ये आरोप लगाता है कि इस दौरान जो एमओयू हुए वो फर्जी हैं। आप इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? सर एमओयूज हुए हैं, हमारे ज़िले में भी इसके लिए प्रोग्राम रखा गया था, लेकिन वो फर्जी तो नहीं कह सकते सर उन्हें, क्योंकि क्या मैं ये जिन्हें जानता हूँ उन्होंने बाकायदा एमओयू किया है और उनका चल रहा है सर प्रोसेस। क्या ये विपक्ष का आरोप फिर गलत है? सर आरोप तो अब यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की सर। यही खूबसूरती है। शिक्षा के क्षेत्र में आप राजस्थान में क्या बुनियादी समस्याएं देखते हैं? सर एक तो भौगोलिक विच्छिन्नता बहुत ज़्यादा है, जैसे अपन देखें मरुस्थलीय इलाकों में तो काफ़ी दूर दूर ढाणियाँ हैं, तो उनसे स्कूल की जो ग्राम पंचायत स्तर पे होती है मेनली, तो वहाँ से दूरी बहुत ज़्यादा होती है। और इसके अलावा महिलाओं का स्तर शिक्षा में काफ़ी पीछे है, वो भी वहीं मरुस्थलीय इलाकों में मेनली, जैसे जालोर बाड़मेर इलाके। और इसका मेन रीज़न वही भौगोलिक दूरी मानता हूँ सर मैं। यदि उसको कम किया जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में लेकिन जालोर के क्षेत्र में तो वर्तमान में सरकारी विद्यालयों में
बालकों की बजाय बालिकाओं का नामांकन अधिक देखने को मिल रहा है, इसका मतलब प्रयास तो किया जा रहा है। उसका सर प्रयास किए जा रहे हैं क्योंकि सबसे आकांक्षी जिलों में चालू रहे तो शायद वहाँ पे प्रयास ज़्यादा किए जा रहे हैं। चलिए, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है कि अभी दक्षिण भारतीय राज्य जो है वो परिसीमन को लेकर बड़े बेचैन हो रहे हैं, क्या कारण है इसके पीछे? सॉरी सर, मैं अवेयर नहीं हूँ इस बारे में। सर रविंदर, एक बात बताइए कि जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 है, क्या उससे कोई बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं? सर यदि कोई एग्जांपल दे पाएँ आप तो मैं अभी इसमें सरकार संशोधन लेकर आई थी 2020 में अच्छा सर। 3 कृषि कानूनों को लेकर, जी सर। याद है आपको? हाँ बिल्कुल। तो उसमें से एक कानून एसेंशियल कमोडिटी एक्ट संशोधन 2020 था। ठीक है सर। क्या चेंज किया गया था उसमें जिसको वापस कर लिया गया? उसमें स्टॉक लिमिट्स तय की गई थी सर अनाज। वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या ये कोई उद्योग में, क्या प्रसंस्करण उद्योग में, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं? सर यदि प्रशासन के स्तर पर कमियां हैं और वो जानबूझकर उनको परेशान करना चाह रहे हैं तब तो मुझे लगता है वाकई में कमी है। बाकी आपको क्या लगता है कि आज के समय पर जो ये एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है प्रासंगिक है हमारे समाज में? जी सर बिल्कुल, क्योंकि कहीं आज भी आय की असमानता अपने यहाँ बहुत ज़्यादा है। तो जो रसूखदार बड़े बड़े व्यापारी है वो आज भी क्षमता रखते हैं कि वो ज़्यादातर माल को जमा कर सके। यदि वो अपना एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत उनको नियमित नहीं करेंगे तो हो सकता है कि वो रेट्स को फ्लक्चुएट करें जब उनका मन चाहे। आपको नहीं लगता कि इसे अधिकारी और प्रशासनिक रूप से हैंडल किया जा सकता है? और अगर हम इस एसेंशियल कमोडिटी एक्ट्स में होर्डिंग लिमिट को बढ़ा दें तो उससे और उद्योग विकसित हो सकते हैं, उससे नए रोजगार सृजित हो सकते हैं। इसकी बाधाएं ज़्यादा हैं और इसके फायदे कम हैं। नहीं सर, इसकी ज़रूरत ज़्यादा है हमें। ज़रूरत क्योंकि ज़्यादा है। हाँ, जैसे प्रशासन के स्तर पर हम इसे कंट्रोल करना चाहें तो एक एग्जांपल देता हूँ सर। जैसे बालोतरा में अभी 4 पद हैं, डीएसओ, एनफोर्समेंट ऑफिसर और 2 इंस्पेक्टर के। उसमें सर सिर्फ अभी वर्तमान में मैं भी छुट्टी पे हूँ, सिर्फ डीएसओ है। एक व्यक्ति, हर जिले की लगभग यही हालत है, नीचे कर्मचारी एक भी है नहीं। तो उनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा सर? इससे बेहतर है कि एक मोटा मोटी नियम बना दिया जाए और उस पर कंट्रोलिंग रखी जाए सर। तो बेरोजगारी इतनी है समाज में, तो सरकार जब लेबर फोर्स की कमी है तो वैकेंसीज क्यों नहीं निकालती हैं? सर वैकेंसीज निकल रही है लगातार, क्या लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है या फिर कोई राजस्व का संकट है? नहीं, इन दोनों में से कुछ भी नहीं है सर। क्योंकि वैकेंसीज लगातार निकल रही है, अब नए जिले बने हैं सर, तो उनके लिए बजट आवंटन वो ज़रूर दिक्कत है कहीं ना कहीं। जैसे हर साल आता है, पिछले साल लैप्स हो गया था। ठीक है, अभी एक बात बताइए कि अमेरिका ने दुनिया पे लगभग सभी देशों पर टैरिफ्स लगाए हैं। सबको पता है कि संकट होगा। फायदे बताइए इसके 3 भारत के संदर्भ में। हाँ, भारत अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई कर सकता है सबसे पहले तो। जैसे चीन पे ज़्यादा टैक्स लग गया है तो वहाँ से यूएसए इंपोर्ट बहुत कम हो जाएगा। तो वो जो चीज़ें वहाँ से बेच रहे थे वो अपन भारत से बेच सकते हैं। 2 दूसरा, जैसे साउथ ईस्ट एशिया के नेशंस है, यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी। वहाँ पे भी 47, 48, 50 के आसपास टैक्स लग गए हैं। तो उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स वगैरह है वो यदि भारत कोई ऐसी पॉलिसी बनाए जिसके तहत वो यहाँ आ सके, ठीक ईज है। ऑफ डूइंग के तहत, तो वो यहाँ आ सकती है। 3 हाँ, इसके अलावा सर भारत पे काफ़ी कम लगा है टैक्स बाकियों की तुलना में, तो वो भारत और यूएसए के अच्छे संबंधों को दर्शाता है। गुड। एआई का क्या रोल है प्रशासन में? सर यदि एआई को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, जैसे एनएफएस एक्ट के तहत ही देख लें अब, तो यदि एआई का यूज़ किया जाए तो हम ये देख सकते हैं कि एनएफएसए की एक्सक्लूजन श्रेणियां हैं किसके तहत इनको बाहर निकाला जा सकता है। हम राजस्व रिकॉर्ड तैयार कर रहे हैं सर फार्मर रजिस्ट्री के तहत, तो उसमें नियत है कि इतने से ज़्यादा एक्स अमाउंट से एक्स लिमिट से ज़्यादा यदि कि किसी की ज़मीन है तो वो इससे बाहर हो जाएगा, या किसी के पास 4 व्हीलर है तो वो बाहर हो जाएगा, या 1 लाख से ज़्यादा इनकम है। यदि एआई का यूज़ किया जाए तो ये ऑटो करके अपना आप जो भी एक्सक्लूडेड है वो लोग बाहर निकल सकते हैं, और जब वो बाहर निकलेंगे तभी मूल जो गरीब लोग हैं उनको आने का मौका मिलेगा सर। वेरी गुड। एक बात बताइए रविंदर, आखिरी सवाल मेरा आपसे है जी सर। कि मरुस्थल राजस्थान के लिए वरदान है या अभिशाप? सर अभिशाप भी है और वरदान भी है सर। 2 कारण बताइए। अभिशाप इसलिए है क्योंकि मरुस्थलीय जीवन काफ़ी कठिन होता है सर, वहाँ की दशाएं काफ़ी कठिन, भौगोलिक दशाएं काफ़ी कठोर होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि लोग बेहतर कठिन जीवन जीना सीख जाते हैं, कठिन चुनौतियों का सामना करना सीख जाते हैं। लाभ बताइए। सर लाभ बताइए। यही सर, मतलब लोगों का जो जीवन स्तर होता है, जैसे लोग शहरों में सामान्यतः आसान जीवन जीना पसंद करते हैं, लेकिन वहाँ पे रोज़ नई चुनौतियाँ आती है, पानी की समस्या, कभी तूफान आ गया। एक बार बताइए, ये रंगीलो राजस्थान क्यों कहते हैं? क्योंकि काफ़ी विविधता है सर यहाँ पे, अलग अलग कलर्स, मतलब अलग अलग संस्कृतियाँ यहाँ पे एक साथ। जबकि राजस्थान को अगर देखा जाए तो बेरंग है। सर बेरंग तो नहीं कह सकते, लेकिन रंगीला कह सकते हैं, क्योंकि एक तरफ मरुस्थल है, फिर बीच में अरावली आ गई,
फिर पठारी क्षेत्र भी, हमारे पास मैदान भी है। ये कारण है? जी सर। क्यों चटकीले वस्त्र पहनते हैं यहाँ पर? ध्यान नहीं सर, कोई भौगोलिक कारण या सामाजिक कारण है? सॉरी सर, आपने नहीं। ठीक है रविंद्र, अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। मैं कमी सर। आइए आइए आइए, जी। बैठिए रविंद्र। थैंक यू। कैसा रहा भाई? बढ़िया ही, ठीक ही लग रहा है सर। आपको कैसा लगा आज? इंटरव्यू दे चुके हैं पहले आप? ठीक लगा सर। कितने नंबर थे पहले इंटरव्यू में? हाँ, एक बार 56 आए थे, एक बार 60 आए थे। 56-60 बहुत कम है। मुझे लगता है कि शायद वहीं रह गए आप हैं। एवरेज थी सर, कम तो नहीं कह सकता है। क्या लगती है कमी आपको अपने अंदर? आज कैसी लगी? कोई कमी लगी? सर पहला मौका है इस साल का, तो मुझे बस आपके पूरे इंटरव्यू में एक चीज़ की कमी है आपके अंदर, जी सर। एनर्जी की। जी। मुझे ऐसा लगा कि आप थके हुए हैं, ऐसा है क्या? ऐसा तो पहला मौका था, थोड़ा नर्वसनेस हो गई सर, बाकी तो आप अनुभवी व्यक्ति हैं, बाकी मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आप एक एसडीएम मटेरियल हैं, सर। है ना? और कहीं ना कहीं 70+ नंबर आने की मतलब आप श्रेणी में हैं। जी सर। लेकिन वो एनर्जी की जो कमी है ना, वो कहीं ना कहीं आपको खींच के नहीं चला। इतने अच्छे अच्छे उत्तर आपके पास हैं, इतने अच्छे समाधान हो आपके सकता है पास दोपहर की चाय नहीं पी सर। हैं। तुम आप पी के जाइएगा तो फिर ठीक है ना। एक अच्छी चीज़ आपके अंदर ये है कि आप प्रश्न के साथ एक ह्यूमर छोड़ देते हैं। जैसे कि सर ने कोई क्वेश्चन पूछा था एमओयू को लेकर, और आपने इतनी खूबसूरती से जवाब दिया कि सर यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। इससे इंटरव्यूअर्स के चेहरे पे एक मुस्कुराहट सी आ जाती है, और आप यकीन मानेंगे कि मुस्कुराहट का मतलब है 2, 4, 5 नंबर एक्स्ट्रा, है ना? तो मौका है, आप इस चीज़ को उठाइए और देखिए। ऐसे ऐसे सवाल मैंने पूछा कि चमकीले वस्त्र क्यों पहनते हैं, क्योंकि यार राजस्थान में रंग नहीं है। रंग भरने के लिए या चमकीले वस्त्रों को पहना जाता है ताकि बेरंग ना लगे, इसलिए रंगीलो राजस्थान। उत्तर आपका अच्छा था कि इधर मरुस्थल है, उधर अरावली है, शिखर है, पर्वत हैं, सब चीज़ें हैं। कुल मिला के एक अच्छे कैंडिडेट हैं आप, और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार शायद बढ़िया रहा है आपका। इंटरव्यू की डेट आई है आपकी? नहीं अभी नहीं आई है। छुट्टी ले ली है? हाँ, छुट्टियाँ तो सर, चली रही हैं छुट्टियाँ? छुट्टियों के बिना जाएंगे तो अभी निकलने वापस? देते नहीं। अभी जाएंगे वापस? नहीं, मेंस देके जाऊंगा सर अब। अभी इस बार मेंस भी दे रहे हैं, मतलब एसडीएम बन के मानेंगे? हाँ सर, अब उसी लिए घुसे थे, अब उसके बिना चलिए, छोड़े बहुत तो अच्छी क्या। बात है। आपके अंदर एक स्पिरिट है इस चीज़ की, और उम्मीद करना कि इस बार ये आखिरी ही हो। बस थोड़ा सा एनर्जी लेवल आप अपना बढ़ा लोगे, हैंड मूवमेंट थोड़ा सा कंट्रोल करिए अपना, जी सर, ठीक है ना? बाकी मुझे फ़िलहाल अभी कोई कमी नहीं है, एक अच्छी समझ आपके पास चीज़ों को लेकर है। मैंने शुरुआत में आपसे क्वेश्चन पूछा कि 80 करोड़ और 25 करोड़ के बारे में, तो आपने आराम से वो घुमा लिया, आपने सरकार की कमियां नहीं बताई, जबकि वास्तविकता में पता है कि ऐसे लोग भी अनाज पा रहे हैं जो हाँ जरूर है सर। निश्चित रूप से हैं। तो आप बोल सकते हैं इस बात को कि सर, आलोचक रूप में ये कहा जा सकता है कि हमें दोबारा से सर्वे करवाने की आवश्यकता है, ताकि जो सच में ज़रूरतमंद है उनको मिले, है ना? तो नहीं तो ये सब्सिडी फ्रीबी में बदल जाएगी, और फ्रीबी संस्कृति फिर समाज के सभी वर्ग के लिए बुरी है। आपसे ना एक नवाचार उत्तर की अपेक्षा होती है, क्योंकि आप सिस्टम में काम कर रहे हैं, और सिस्टम में काम करने के बाद अगर आपके पास ऐसी चीज़ें हैं तो सामने इंटरव्यूअर इम्प्रेस होंगे कि यार आप कुछ निश्चित रूप से कुछ अपनी तरफ से पॉइंट्स दे सकते हैं, अपना योगदान दे सकते हैं, है ना? तो वो सारी चीज़ें आप करिएगा, काफ़ी अच्छा है। कोई सवाल आपका हो? एनर्जी मतलब थोड़ा जोर से बोलूं या? नहीं नहीं, ज़ोर से नहीं बोले। आपको ऐसा लग रहा है कि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप चाय ही नहीं पी आपने शायद। फिर वही तो चाय आप पी लीजिए, जब आप वहाँ जाएँ तो चाय वाय पी के जाइएगा, स्ट्रॉन्ग सी एक, ठीक? और थोड़े से मुस्कुराते रहिए, है ना? मुस्कुराहट ऐसी ना लगे कि आप हँस ही रहे हैं, बस स्माइल देते रहिए, ताकि वो एक अच्छा एक एनवायरनमेंट बना रहे। आज ट्राई तो किया था सर मैंने थोड़ी बहुत। हाँ, अच्छा, आप स्माइल किया आपने, अच्छा है। थोड़ा सा बस एनर्जी का मुझे लग रहा है, बिल्कुल, बाकी सब ठीक है। ठीक है, थैंक यू। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।